हेलो बच्चों, एनवायरनमेंट अवेयरनेस की सीरीज़ में आपका स्वागत है। एनवायरनमेंट अवेयरनेस का ये तीसरा वीडियो है। एनवायरनमेंट अवेयरनेस के पहले वीडियो में हमने समझा था कि एनवायरनमेंट अवेयरनेस पर्यावरण के प्रति जागरूकता क्यों ज़रूरी है, ये हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। दूसरे वीडियो में हमने समझा डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, जो कि बिगेस्ट एनवायरमेंटल चैलेंजेस में से एक है। आज के वीडियो में बच्चों हम दूसरा जो बिगेस्ट एनवायरमेंटल चैलेंज है पोल्यूशन का, हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। और अगर यदि आपने पिछले 2 वीडियोस को नहीं देखा है तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। आप उन लिंक्स में जा कर के हमारे पहले 2 वीडियो को देख सकते हैं। तो इस सीरीज़ में ये हमारा दूसरा वीडियो है, तीसरा वीडियो है जिसमें हम पोल्यूशन को कवर करने जा रहे हैं। और अगले वीडियो में हम अगले जो हमारे एनवायरमेंटल चैलेंजेस हैं उनके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए बच्चों, आज हम समझते हैं एनवायरमेंटल पोल्यूशन क्या है और इनको हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। एनवायरमेंट पोल्यूशन एंड कंट्रोल, इसी के ऊपर आज की हमारी चर्चा है। एनवायरमेंटल पोल्यूशन हम किसको बोलेंगे? व्हाट इज एनवायरमेंटल पोल्यूशन? एनवायरमेंटल पोल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज एनी अनडिजायरेबल चेंज इन फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी कंपोनेंट of the environment, that air, water, soil, which can cause harmful effect on various form of life or property। तो हम एनवायरमेंटल पोल्यूशन किसको बोलेंगे बच्चों? ये वो अनडिज़ायरेबल चेंजेस हैं। अनडिज़ायरेबल चेंजेस मतलब ऐसे बदलाव जो हमारे लिए उपयुक्त नहीं है, ऐसे बदलाव जो हमारे प्लेनेट में रहने वाले किसी भी क्रिएचर के लिए उपयुक्त नहीं है। चाहे वो फिजिकल बदलाव हो, भौतिक बदलाव हो, चाहे वो रासायनिक बदलाव हो, केमिकल चेंजेस हों, या वो बायोलॉजिकल चेंजेस हों। तो ये जो बदलाव हैं बच्चों किसी भी फॉर्म में, चाहे वो पानी में हो, चाहे हवा में हो, चाहे वो हमारी मिट्टी में हो, तो एयर, वाटर और सॉइल, अगर किसी भी तरह का इसमें बदलाव आ रहा है, आइदर इन फिजिकल फॉर्म, केमिकल फॉर्म और बायोलॉजिकल फॉर्म, जो हमारे लिए उचित नहीं है, हमारे प्लेनेट अर्थ में रहने वाले किसी भी क्रिएचर के लिए उचित नहीं है, उपयुक्त नहीं है, तो हम उसको बोलेंगे कि ये पोल्यूशन है। Pollution is the introduction of contaminants. Pollution is the introduction of contaminants into the natural environment that causes adverse changes. तो pollution क्या है बच्चों? ये वो हानिकारक चीज़ें हैं जो हमारे पर्यावरण के ऊपर दुष्प्रभाव पैदा करती हैं। पोल्यूटेंट किसको बोलेंगे? पोल्यूटेंट आर कोजिंग द पोल्यूशंस। Pollutants are the components of pollution. It can be either foreign substances, energies or natural occurring contaminants that causing harmful effect to nature। तो ये वो कंपोनेंट हैं जो हमारी प्रकृति में, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज में मिल जाते हैं और उनकी जो फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, बायोलॉजिकल चेंज उसमें वो क्रिएट करते हैं, जो कि हमारे लिए उचित नहीं है, या किसी भी क्रिएचर के लिए जो प्लेनेट अर्थ में है उसके लिए उचित नहीं है। तो हम उसको बोलेंगे कि ये पोल्यूटेंट है। पोल्यूटेंट की वजह से पोल्यूशन हो रहा है। तो ये जो टाइप ऑफ पोल्यूशन हम डिस्कस करते हैं, कौन कौन से पोल्यूशन हमारे लिए चैलेंज क्रिएट कर रहे हैं। वाटर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, लैंड पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन। इनके ऊपर बारी बारी से चर्चा करते हैं। वाटर पोल्यूशन का क्या मतलब है कि ऐसे कंटेमिनेंट्स, ऐसे पोल्यूटेंट्स जो हमारे वाटर की क्वालिटी को ख़राब कर रहे हैं, हम उनको बोलेंगे कि क्या हो रहा है, हमारा वाटर पोल्यूट हो रहा है। हमारा उस जो वाटर का पोल्यूट होना, उसको हम बोल रहे हैं वाटर पोल्यूशन। तो इतनी बात आप समझ रहे हैं बच्चों कि जो पानी की गुणवत्ता है वो ख़त्म हो रही है ड्यू टू दी पोल्यूटेंट्स। और ये जो वाटर पोल्यूशन है कैसे डिफाइन करेंगे हम? अल्टरेशन इन फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वाटर थ्रू नेचुरल और ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड मेकिंग इट अनसूटेबल फॉर इट्स डिजिग्नेटेड यूज़। तो जिस भी पर्पज़ के लिए हम पानी को यूज़ कर रहे हैं, जब वो उस पर्पज़ के लिए उपयुक्त नहीं रहेगा तो हम बोलेंगे कि पानी पोल्यूट हो चुका है। कैसे पोल्यूट हुआ? कि इसमें जो भौतिक बदलाव आए, भौतिक बदलाव मीन्स जो उसका फिजिकल नेचर है, पानी का कलर चेंज हो जाना, उसमें मड मिल चुका है या कोई दूसरे टॉक्सिक मटेरियल्स मिल चुके हैं। केमिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस जो केमिकल रिएक्शन की वजह से जो वाटर की क्वालिटी है वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, तो हम बोलेंगे कि इसमें केमिकल चेंज आ चुका है। बायोलॉजिकल चेंज जो जिसकी वजह से जो हैवी मेटल्स जो हैं, जो बायो डिपॉजिट्स क्रिएट कर देते हैं हमारी बॉडी के अंदर,
नेचुरल जो क्रिएचर्स हैं उनके अंदर जो बायो डिपॉजिट की फॉर्म में डिपॉजिट हो जाते हैं हैवी मेटल्स जो टॉक्सिक होते हैं, तो हम बोलेंगे कि बायोलॉजिकल चेंजेस क्रिएट कर रहे हैं वहाँ रहने वाले, पानी में रहने वाले क्रिएचर्स के लिए, और जो पानी का यूज़ कर रहे हैं क्रिएचर्स उन सब में वो उन सब को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। तो हम बोलेंगे कि वाटर पोल्यूशन हो रहा है और वाटर पोल्यूशन का ये इम्पैक्ट है। Fresh water present on the earth's surface is put to many uses. It is used for drinking, domestic and municipal uses, agriculture, irrigation, industries, navigation, recreation. The used water becomes contaminated and is called waste water. तो पानी का यूज़ बच्चों बहुत बड़े स्तर पर हम करते हैं। इनफैक्ट कि पानी के बिना हमारी लाइफ ही नहीं है, बिना पानी के हम जिंदा नहीं रह सकते। तो सबसे पहला जो यूज़ है वो है ड्रिंकिंग के लिए, डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए, साफ़ सफाई के लिए, म्यूनिसिपल यूजेस हमारे खेती बाड़ी के लिए, सिंचाई के लिए, औद्योगिक जो हमारी क्रियाएं हैं इंडस्ट्रीज़ के लिए, नेविगेशन, रिक्रिएशन, ये बच्चों जो हम जो जल क्रीड़ाएं करते हैं, नौका चलाना या स्विमिंग, या वहाँ जो हम सी वेज के थ्रू हम विजिट वो करते हैं, अपना रिक्रिएशन के लिए जाते हैं, तो हम बोलेंगे कि वो भी एक पानी का यूज़ है। द यूज्ड वाटर बिकम्स कंटेमिनेटेड एंड इज़ कॉल्ड वेस्ट वाटर। तो जो पानी हमने यूज़ कर लिया वो कंटेमिनेट हो जाता है। जैसे हम नहाए पानी से, हमने साबुन लगाया और वही पानी जो हमारे नहाने के बाद जो क्या है वो पानी जो वेस्ट हो गया, तो वो पानी कंटेमिनेटेड हो गया क्योंकि उसमें साबुन वगैरह और दूसरे जो भी हमने केमिकल्स को यूज़ किए नहाने के लिए, शैम्पू यूज़ किया, वो सारे पानी के माध्यम से जो है वो वाटर बॉडीज़ में मिलेंगे और उसको कंटेमिनेट कर देंगे एंड इज़ कॉल्ड द वेस्ट वाटर। उसको हम क्या बोलेंगे कि वो पानी जो है वेस्ट हो चुका है, वेस्ट वाटर है वो। सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन, तो जो ये वाटर पोल्यूशन है इसके सोर्सेज क्या क्या हैं, कैसे पोल्यूट हो रहा है पानी। मोस्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन इज़ मैन मेड। मैन मेड मीन्स हमारी ह्यूमंस की एक्टिविटीज़ की वजह से हमारा जो वाटर रिसोर्सेज हैं वो ख़राब हो रहे हैं, पोल्यूट हो रहे हैं। इट मे आल्सो अकर नेचुरली बाय एडिशन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स थ्रू इरोजन, एनिमल वेस्ट एंड लीचिंग ऑफ मिनरल्स फ्रॉम रॉक्स। तो ये नेचुरली भी हमारा पानी कंटेमिनेट होता है, पोल्यूट होता है। और नेचुरल सोर्सेज क्या हैं वाटर कंटेमिनेशन के? इट कैन अकर नेचुरली ड्यू टू सॉइल पार्टिकल थ्रू इरोजन। इरोजन का मतलब जैसे भारी बारिश हुई और भारी बारिश के बाद फ्लडिंग हुआ, ये जो मिट्टी की, हमारी धरती की जो ऊपरी सतह है वो पानी के साथ बह जाती है, नियर बाई वाटर सोर्सेज में मिल जाती है, तो पानी को पोल्यूट कर देती है, वो पानी गंदा हो जाता है, पीने योग्य नहीं रहता। तो हम बोलेंगे कि नेचुरली जो है वो पोल्यूट हुआ। एनिमल वेस्ट, जो एनिमल्स जो हैं वो जो उनका वेस्ट होता है वो भी पानी में बह करके हमारे नियर बाई वाटर बॉडीज़ में मिल जाता है, तो वो भी पानी को जो है पोल्यूट करता है। लीचिंग ऑफ मिनरल्स फ्रॉम रॉक्स, तो जो चट्टानें हैं उसमें जो मिनरल्स होते हैं, जो चट्टानें जब टूटती हैं किसी भी नेचुरल कॉज से, चाहे भारी बारिश से, फ्लडिंग से, अर्थक्वेक से, जो चट्टानें टूटी उनका जो मिनरल है, जो उसमें मिनरल्स हैं वो भी क्या होता है नियर बाई वाटर बॉडीज़ में मिल जाते हैं, तो हम बोलेंगे कि नेचुरली वाटर पोल्यूट हो गया। द सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन कैन बी क्लासीफाइड एज, अब जो ये वाटर पोल्यूशन है इनके जो सोर्सेज हैं उनको हम इस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर, इंडस्ट्रियल वेस्ट, इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, एग्रीकल्चर वेस्ट, मैरीन पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन, इनके ऊपर चर्चा करते हैं। म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर जो हमारे सिटीज़ हैं वहाँ जो पानी जो सीवरेजेस का पानी है, वो पानी क्या है बच्चों जो नियर बाई वाटर बॉडीज़ हैं वहाँ मिलता है। जो नाले हैं उनके आसपास या जो वाटर बॉडीज़ हैं, रिवर्स हैं, वहाँ पर ये वेस्ट जा कर के मिलता है और वाटर को पोल्यूट कर देता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ कुछ प्रोडक्शन होता है, तो प्रोडक्शन हाउसेस का जो वेस्ट है चाहे वो किसी भी फॉर्म में है, वो क्या होता है बच्चों
जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, चाहे वो पानी है, चाहे एयर है, चाहे सोइल है, उनकी क्वालिटीज़ को डिस्ट्रॉय करता है, तो उनको वो पोल्यूट कर देता है। तो अगर ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं, यहाँ से जो पोल्यूटेंट निकल रहे हैं, चाहे वो केमिकल इंडस्ट्री है, मेटलर्जिकल है, फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, पेपर इंडस्ट्री है, दे ऑल डिस्चार्ज सेवरल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स दैट प्रूव हाईली टॉक्सिक टू लिविंग बींग्स। तो ये जो वहाँ से जो वेस्ट निकल रहा है इन इंडस्ट्रीज से, उनमें तरह तरह के केमिकल्स हैं जो कि हमारे लिए सूटेबल नहीं है, किसी भी क्रिएचर के लिए सूटेबल नहीं है। एक्सक्यूज़ मी। तो बच्चों हम क्या बोलेंगे कि जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं वो हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको पोल्यूट कर रही हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट, इस तरह से जब हम इस इंडस्ट्रियल वेस्ट को पानी में बिना प्रोसेस किए छोड़ देते हैं तो हम क्या कर रहे हैं बच्चों, पानी को पोल्यूट कर रहे हैं और पानी में रहने वाले जीव जंतुओं के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट किसको बोलते हैं? दे इंक्लूड फाइन पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट मेटल्स, क्लोराइड, सल्फेट्स, ऑक्साइड्स ऑफ आयरन, कैडमियम, एसिड, अल्कलाइंस। दीज ऑल आर discharging in nearby water bodies from industries and from manufacturing units। तो जो भी ये इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग है जहाँ प्रोसेसिंग होता है, वहाँ से ये सारी जो केमिकल्स हैं, जो ये पोल्यूटेंट्स हैं, रिलीज़ होते हैं और हमारे नियर बाई वाटर बॉडीज़ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स हम बोलते हैं जो ये ऑयल्स हैं, फैट्स हैं, फिनॉल्स हैं, तो हम इनको बोलते हैं ऑर्गेनिक। एसिड्स, ग्रीस वगैरह ये जो भी हैं हम इनको बोलते हैं ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। और इनका काम भी वही है कि ये जो नियर बाई हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको पोल्यूट कर रहे हैं। मैरीन पोल्यूशन, जो भी बच्चों ये जो हमारा म्यूनिसिपल पोल्यूशन है, चाहे इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, जो भी नियर बाई वाटर बॉडी में गया, वो नियर बाई वाटर बॉडी से होता हुआ कहाँ पर पहुँचेगा? सारे के सारे जो नदियाँ हैं, नाले हैं, उन सब का पानी बच्चों हमारे ओशियन में ही पहुँचता है। तो जो हमारे ओशियन हैं वो क्या हो रहे हैं बच्चों, उनका जो एनवायरनमेंट है, वहाँ के रहने वाले जो जीव जंतु हैं वो इससे बहुत प्रभावित हो रहे हैं और उनके लिए, उनके जीवन के लिए खतरा बन चुका है। Oceans are the final sink of all natural and man-made pollutants. Rivers discharge their pollutants into the sea. The seaways and the garbage of coastal cities are also dumped into the sea. The other sources include discharge of oil, grease, detergents and radioactive waste from the ships. तो इस तरह से बच्चों कितने सारे जो ये हमारे एक्टिविटीज़ हैं जिनके द्वारा हमारे जो ओशियंस हैं वो पोल्यूट हो रहे हैं और वहाँ के रहने वाले जो जीव जंतु हैं, जो वहाँ का एनवायरनमेंट है वो हैज़ार्डियस हो रहा है, ख़तरनाक हो चुका है वहाँ के जनजीवन के लिए। थर्मल पोल्यूशन किसको बोलेंगे बच्चों? जिसकी वजह से पानी का टेम्परेचर, थर्मल का मतलब होता है हीट से संबंधित, ताप से संबंधित। तो जब पानी का तापमान बढ़ेगा तो हम बोलेंगे कि ये थर्मल पोल्यूशन है। और पानी का तापमान कैसे बढ़ेगा? जो ये प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, वहाँ से जो ये डिस्चार्ज हो रहा है, जो पानी एज ए कूलेंट यूज़ हो रहा है, और कूलेंट होने के बाद जैसे हमारे पावर स्टेशंस हैं, थर्मल पावर स्टेशन है, रेडियो एक्टिव पावर प्लांट्स हैं, तो वहाँ जो अगर पानी को एज ए कूलेंट यूज़ कर रहे हैं तो वो पानी एज ए कूलेंट मतलब वहाँ जो मशीनरी है उसको ठंडा रखने के लिए पानी को यूज़ कर रहे हैं। तो पानी उन मशीनरी को ठंडा रखते रखते खुद गर्म हो जाता है और वो गर्म पानी जब नियर बाई वाटर बॉडी में मिलता है तो वहाँ के पानी को गर्म कर देता है और इसकी वजह से वहाँ की रहने वाले जो जीव जंतु हैं, उस पानी के जो क्रिएचर्स हैं वो मर जाएंगे अगर पानी सडन टेम्परेचर उसका इंक्रीज़ हो रहा है तो इस तरह से ये भी एक पोल्यूशन का काम कर रहा है, क्योंकि ये पानी के टेम्परेचर को बढ़ा रहा है जिसकी वजह से वहाँ का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। एयर पोल्यूशन में
सेम जो केमिकल जिस तरह से फैक्ट्री से रिलीज़ होता है, उसी तरह से ये स्मोक की फॉर्म में भी अगर ये रिलीज़ होकर के हमारे एयर में मिल रहा है तो हम बोलेंगे कि हमारे एयर की क्वालिटी को ख़राब कर रहा है और हम उसको बोलेंगे एयर पोल्यूशन। जैसे यहाँ से जो होने वाला डिस्चार्ज जब पानी में मिला तो हमने बोला इसको कि वाटर पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है। अब ये जो डिस्चार्ज है इन द फॉर्म ऑफ स्मोक जो है वो एयर की हमारी एयर में मिल रहा है, तो ये हमारा एयर पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है। Air pollution is the introduction of chemical particulates, matter or biological material that cause harm or discomfort to humans or other living organisms or cause damage to the natural environment or built environment into the atmosphere। तो अभी हमने समझा बच्चों, हम हर उस चीज़ को पोल्यूशन बोल रहे हैं जो हमारे जो एनवायरनमेंट है उसकी गुणवत्ता को ख़राब कर रहा है इन एनी फॉर्म, आइदर इन द फिजिकल फॉर्म, केमिकल फॉर्म और इन द बायोलॉजिकल फॉर्म। तो जो चीज़ें हमारे एयर की क्वालिटी को ख़राब कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, तो हम बोलेंगे कि ये एयर पोल्यूशन है। एयर पोल्यूशन के क्या कॉजेज़ हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो कार्बन डाइऑक्साइड एयर पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है और एयर कार्बन डाइऑक्साइड अपने आप में पोल्यूटेंट नहीं है बच्चों, ये एक बहुत ही ज़रूरी कंपोनेंट है हमारे सर्वाइवल के लिए। लेकिन जब हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, जब हमारे पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो नेचुरल सिंक है वो ख़त्म हो जाएगा। ये चीज़ हमने डिफॉरेस्टेशन के पार्ट में पढ़ी थी पिछले वीडियो में। अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है वीडियो को तो ज़रूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफॉरेस्टेशन के सारे कंपोनेंट्स को डिस्कस किया गया है। तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या हो रहा है बच्चों, हमारे पेड़ पौधे ख़त्म हो रहे हैं जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का नेचुरल सिंक ख़त्म हो रहा है और ये हमारे पर्यावरण में इसकी क्वांटिटी बढ़ रही है कार्बन डाइऑक्साइड की, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग जैसे इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं, जो कि फिर एज ए पोल्यूटेंट हम इसको कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि इसकी वजह से फिर जब हमारा जनजीवन प्रभावित होगा तो हम बोलेंगे कि एक पोल्यूटेंट है। वैसे सल्फर डाइऑक्साइड ड्यू टू द बर्निंग ऑफ सल्फर कंटेनिंग कंपोनेंट्स ऑफ फॉसिल फ्यूल, जो हम पेट्रोल डीजल बर्न करते हैं, फॉसिल फ्यूल बर्न करते हैं, वहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है जो कि एक बहुत ही हानिकारक टॉक्सिक मटेरियल है। सल्फर डाइऑक्साइड इज़ वेरी डेंजरस फॉर ह्यूमंस एट ए हाई कंसनट्रेशन। सल्फर इन द एटमॉस्फेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। तो जो एसिड रेन होती है उसमें सल्फर जो है वो एक मेजर कंपोनेंट है, सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है और जिसकी वजह से एसिड रेन होती है। क्वेश्चन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन की वजह से क्या हो रहा है बच्चों, CO2 जो है जब इसका लेवल हमारे एनवायरनमेंट में बढ़ रहा है, तो अभी हमने डिस्कस किया, उसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग जो है वो एक मेजर इशू हमारे सामने, मेजर चैलेंज हमारे सामने बन रहा है। जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन एनवायरनमेंट में बढ़ेगी, इसका अमाउंट बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रही है। लैंड पोल्यूशन। लैंड पोल्यूशन क्या है, जो भी हम प्लास्टिक वेस्ट, पॉलीथीन, जो भी चीज़ें हैं जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। बायोडिग्रेडेबल मीन्स जो खुद गलती सड़ती नहीं है। जैसे अगर आप केले का छिलका फेंक दो तो 2-4 दिन बाद वो खुद सड़ जाएगा, लेकिन जो प्लास्टिक है, जो पॉलीथीन है, वो इस तरह से नहीं सड़ता, तो हम इसको बोलेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। और दीज आर द मेजर पोल्यूटेंट्स फॉर लैंड। तो ये धरती का जो हमारा सोइल की जो क्वालिटी है वहाँ उसको अफेक्ट कर रहे हैं, वहाँ की जो पेड़ पौधे हैं, वहाँ की जो वनस्पति है, वहाँ जो तैयार हो रहा है पेड़ पौधा जो भी है वहाँ वो डिस्ट्रॉय हो रहा है ड्यू टू दीज लैंडफिल्स, जो हम वेस्ट वहाँ पर डंप कर रहे हैं पॉलीथीन का, प्लास्टिक्स का। लैंड पोल्यूशन इज़ द डिमोलिशन ऑफ अर्थ्स लैंड सरफेस ऑफन कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। तो ये मोस्ट ऑफ किसकी वजह से है ये लैंड पोल्यूशन, हमारी ह्यूमंस की एक्टिविटीज़ की वजह से। जो भी हम वेस्ट वहाँ डंप कर रहे हैं, या अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन आर द मेजर कॉजेज ऑफ द लैंड पोल्यूशन। कॉजेज ऑफ लैंड पोल्यूशन, कंस्ट्रक्शन है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हैं, डोमेस्टिक वेस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है। तो ये सारी की सारी चीज़ें बच्चों हमारे जो सोइल है उसको ख़राब कर रही है और एज ए लैंड पोल्यूटेंट्स ये सारी चीज़ें एक्ट कर रहे हैं। जो भी कंस्ट्रक्शन हो रही है, कंस्ट्रक्शन से लैंड पोल्यूशन हो रहा है।
एग्रीकल्चर में हम जो पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं, फर्टिलाइज़र्स यूज़ कर रहे हैं, भारी केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, तो ये सारे बच्चों हमारे सोइल की क्वालिटी को ख़राब कर रहे हैं। तो इस तरह से एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ भी जो है पोल्यूशन में मेजर रोल प्ले कर रही हैं। तो अगर हम केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं अपनी एग्रीकल्चर में, डोमेस्टिक वेस्ट जो घरों से तैयार होने वाला जो वेस्ट है, चाहे वो प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, रैपर्स हैं, वो सारे के सारे बच्चों एज ए लैंडफिल्स जो हम इनको डंप कर रहे हैं इस वेस्ट को, तो ये हर हमारे नेचुरल रिसोर्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है। ये जो गार्बेज है हमारे सोइल क्वालिटी को ख़राब कर रहा है। अगर हम इसको जला रहे हैं तो हमारी एयर क्वालिटी को ख़राब कर रहा है, और यही अगर पानी के साथ फ्लड के साथ बह रहा है तो हमारे नियर बाई वाटर बॉडीज़ को ये डिस्ट्रॉय कर रहा है, वहाँ के जनजीवन को प्रभावित कर रहा है। इंडस्ट्रियल वेस्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, वहाँ जो डिस्चार्ज हो रहा है केमिकल्स का, वो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को अफेक्ट कर रहा है। नॉइज़ पोल्यूशन इज़ एक्सेसिव displeasing human, animal or machine created environment, noise that disrupts the activity or the balance of the human or animal life। तो जो भी अननेसेसरी नॉइज़ है, हैवी नॉइज़ है, वो हमारी जो हेल्थ है उसके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। WHO की रिपोर्ट क्या है? WHO state that noise must be recognized as a major threat to human well-being। जो हमारी सेहत है उसके लिए सबसे बड़ा खतरा मान लेना चाहिए शोर को। तो ये स्टेटमेंट है WHO की, तो इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। जो नॉइज़ है वो एक मेजर एक पोल्यूशन है हमारे लिए, क्योंकि हमारी जो हेल्थ है उसको अफेक्ट कर रहा है, जितने भी हमारे क्रिएचर्स हैं उनको अफेक्ट कर रहा है। ट्रांसपोर्टेशन, क्या क्या सोर्सेज हैं नॉइज़ के? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम are the main sources of noise pollution in urban areas. Construction of buildings, highways and streets cause a lot of noise due to uses of air compressors, bulldozers, loaders, dump trucks and pavement breakers. Industrial noise also adds to the already unfavorable state of the noise pollution। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें जो हैं बच्चों इस नॉइज़ पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट कर रही हैं। लाउड स्पीकर्स, अगर आप डीजे प्ले कर रहे हैं, हैवी साउंड म्यूज़िक प्ले कर रहे हैं, तो दैट इज़ आल्सो कॉजिंग पोल्यूशन फॉर दी क्रिएचर्स। जो भी हमारे जीव जंतु हैं उनके लिए पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है, और हमारी सराउंडिंग में हैवी नॉइज़ जो है वो पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है। इफ़ेक्ट्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, तो नॉइज़ पोल्यूशन के क्या क्या दुष्प्रभाव हैं? तो अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी USEPA, इन्होंने क्या बोला कि देयर आर डायरेक्ट लिंक्स बिटवीन द नॉइज़ एंड द हेल्थ। जैसे WHO ने स्टेटमेंट दी कि जो नॉइज़ है इसको एक मेजर पोल्यूशन ट्रीट करना चाहिए, वैसे ही यूनाइटेड स्टेट की एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी ने बताया कि नॉइज़ और हेल्थ के बीच में बहुत गहरा संबंध है। आल्सो नॉइज़ पोल्यूशन एडवर्सली अफेक्ट द लाइव्स ऑफ द मिलियंस ऑफ द पीपल। Noise pollution can damage physiological and psychological health. High blood pressure, stress-related illness, sleep disruption, hearing loss, and productivity loss are the problem related to the noise pollution. It can also cause memory loss, severe depression, and panic attacks. तो इस तरह से जो ये मेजर प्रॉब्लम्स जो हैं वो नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से बच्चों क्रिएट हो रही हैं। चाहे वो हाई ब्लड प्रेशर है, स्ट्रेस है, नींद नहीं आना है, सुनने की क्षमता कम होना, तो इस तरह से कई सारी प्रॉब्लम्स जो हैं क्रिएट हो रही हैं। ये तो ह्यूमंस की बात कर रहे हैं बच्चों यहाँ पर सिर्फ, लेकिन हमें बाकी जानवरों को भी ध्यान में रखना चाहिए, उनके प्रति भी हमें संवेदनशीलता रखनी चाहिए। जैसे हम डिस्टर्ब हो रहे हैं नॉइज़ से, ह्यूमंस डिस्टर्ब हो रहे हैं, वैसे ही जो बाकी के जीव जंतु हैं, क्रिएचर्स हैं, उनके ऊपर भी इनका ऐसा ही इफ़ेक्ट पड़ रहा है। इसका सॉल्यूशन क्या है बच्चों? नॉइज़ को हम कैसे कम कर सकते हैं? पहला सॉल्यूशन तो हम जो हर पोल्यूशन को कम कर रहा है वो है प्लांट्स एंड ट्रीज। दीज आर द वेरी गुड फ्रेंड्स ऑफ द प्लेनेट अर्थ। इसको हम सिर्फ ह्यूमंस के फ्रेंड नहीं बोलेंगे पेड़ पौधों को, ये हमारी अर्थ के फ्रेंड्स हैं।
क्योंकि सभी जीव जंतुओं को और हमारे प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने में सक्षम है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं, बुशेज़ लगाएं, जो भी हम कर सकते हैं गमलों में, जो भी हमारे पास अनऑक्युपाइड एरिया है जहां हम पेड़ पौधे लगा सकते हैं वहां पर लगाएं किसी भी फॉर्म में। रेगुलर सर्विसिंग एंड टर्निंग ऑफ ऑटोमोबाइल्स कैन इफेक्टिवली रिड्यूस द नॉइज़ पोल्यूशन। जो हम अगर हम कोई मशीनरी यूज़ कर रहे हैं तो हमें उसकी रेगुलर जो है सर्विसिंग करनी चाहिए ताकि वो अननेसेसरी नॉइज़ क्रिएट ना करे। सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम शुड बी टेकन अप टू एजुकेट द पब्लिक अबाउट द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ द नॉइज़ पोल्यूशन। हम सबको अवेयर होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए नॉइज़ पोल्यूशन या किसी भी पोल्यूशन के इफ़ेक्ट के बारे में और उनके कॉजेज़ और उनके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में। जब हम खुद जागरूक होंगे तो अपने आसपास को भी हम जागरूक कर सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं। तो ये जो हमारी जागरूकता है ये मेजर रोल प्ले कर सकती है नॉइज़ पोल्यूशन को रिड्यूस करने में। वेज टू स्टॉप पोल्यूशन, कैसे हम पोल्यूशन को स्टॉप कर सकते हैं। वी बिलीव दैट इट इज़ द रिस्पॉन्सिबल थिंग टू डू टू इंक्रीज रिसाइकलिंग। सबसे पहले तो हमें रिसाइकलिंग की ओर ध्यान देना चाहिए। हमें वही प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए जो इको फ्रेंडली हों या जिनको हम रिसाइकल कर सकें। जब भी हम मार्केट में जाएं तो ऐसे प्रोडक्ट्स को अवॉइड करें जो रिसाइकलेबल ना हों। और ये बात वहाँ जो भी सेल्समैन हैं, जो भी आप जहाँ भी अपनी परचेजिंग कर रहे हैं वहाँ पर ये बात ज़रूर बताएं कि वी प्रेफर रिसाइकलेबल थिंग्स, वी प्रेफर इको फ्रेंडली थिंग्स, ताकि ये मैसेज जो है प्रोड्यूसर तक पहुँचे। जब कंज्यूमर अवेयर होगा तो प्रोड्यूसर खुद ऐसी चीज़ों को कंस्ट्रक्ट करना, बनाना छोड़ देगा जिसको कंज्यूमर परचेज़ ना करते हों। तो अगर हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बायोडिग्रेडेबल चीज़ों का ही यूज़ करें, इको फ्रेंडली चीज़ों का ही यूज़ करें, ऐसी चीज़ों का यूज़ करें जो रिसाइकल हो सकती हों, तो हमारी अवेयरनेस ऑटोमेटिकली एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर देगी। और जो प्रोड्यूसर्स हैं वो खुद ही ऐसी चीज़ें बनाना बंद कर देंगे जो बायोडिग्रेडेबल ना हों। जैसे बड़ी सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने इनिशिएटिव ले लिया है। हिमाचल गवर्नमेंट ने बहुत पहले इनिशिएटिव ले लिया था, पॉलीथीन को बैन कर दिया था, जो जिससे कि हमारा हिमाचल जो है बहुत इस फील्ड में बहुत अच्छा एक रोल प्ले कर रहा है पॉलीथीन को अवॉइड करके। क्योंकि पॉलीथीन जो है वो लैंड पोल्यूशन में बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। क्योंकि पॉलीथीन जो है बायोडिग्रेडेबल नहीं है, गलता सड़ता नहीं है, तो वो जो सॉइल की गुणवत्ता है उसको अफेक्ट करता है, जो वहाँ के पेड़ पौधे हैं उनको नष्ट कर देता है। तो जो पॉलीथीन है उसको बैन करके हिमाचल गवर्नमेंट का एक बहुत ही अप्रिशिएबल स्टेप रहा है और जिसका इम्पैक्ट अभी हम देख पा रहे हैं। इट इज़ जस्ट लाइक डूइंग लॉन्ड्री एंड सेपरेटिंग ब्लैक्स एंड कलर्स। तो हमें ऐसे ही रिसाइकलिंग के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जैसे हम कपड़ों को गंदा होने पर धो के फिर से यूज़ कर लेते हैं, तो वैसे ही रिसाइकलिंग की वजह से जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं अगर वो रिसाइकलेबल हैं तो हम उनको बार बार रिसाइकल करके यूज़ कर सकते हैं। और जो कुछ हद तक हम पोल्यूशन को कम करने में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करें जो बायोडिग्रेडेबल हों। The residents of the country should also try and do their part and put it in at least one day of litter picking. हम अपने शेड्यूल में एक दिन ऐसा रख सकते हैं जहां हम ऐसी एक्टिविटी कर सकें कि कूड़े को उठा सकें। जो आस पड़ोस में हमारे ऐसी वेस्ट चीज़ें गिरी हैं जो हमारे जो सोइल है या वाटर बॉडीज़ हैं या एयर है उसकी क्वालिटी को अफेक्ट कर सकते हैं, उसको पोल्यूट कर सकते हैं जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। तो हम ऐसी चीज़ों को इकट्ठा करके उनको सही तरीके से उनको उस वेस्ट को मैनेज करें। तो ऐसे हम एक दिन अपने बिजी शेड्यूल से निकाल सकते हैं और हमें ऐसा करना चाहिए सभी सिटीजन्स को, ताकि हम कंट्रीब्यूट कर सकें पोल्यूशन को कम करने में। ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। तो आई होप कि आप लोग अब इस चीज़ को समझ रहे होंगे कि हमें अपने आप को जागरूक करना कितना ज़रूरी है। अगर हम खुद जागरूक होंगे, खुद एजुकेट होंगे, तो हम अपने आस पड़ोस को एजुकेट कर सकते हैं। जब हम जागेंगे तो हम
जन को जगा सकते हैं। तो अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट करें, अपनी अवेयरनेस को बढ़ाएं, ताकि हम अपने एनवायरनमेंट को सहेजने में, इसको बचाने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकें। आज की वीडियो में इतना ही बच्चों। ये डिस्कशन हमारा कंटिन्यू रहेगा ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट के साथ अगली वीडियो में, जिसमें हम आइस मेल्टिंग के बारे में पढ़ेंगे, इसके इफ़ेक्ट्स के बारे में समझेंगे। ठीक है बच्चों।